आज हम पढ़ेंगे बेटा मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शंस, है ना। रिएक्शन मैकेनिज्म की रिएक्शन मैकेनिज्म जो होती है उसमें क्या क्या स्टेप्स आते हैं, कौन कौन से इंटरमीडिएट्स होते हैं, है ना। इसके लिए आपको एक सिंपल सी कहानी बताई थी मैंने पहले भी कि ऑर्गेनिक रिएक्शन एक्चुअल में होती क्या है। तो ऑर्गेनिक रिएक्शंस एक्चुअल में क्या होती हैं? ऑर्गेनिक रिएक्शंस जो होती हैं उनका एक सिंपल सा डेफिनेशन हमने बताया था, द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। बंधों का टूटना व बनना ही रासायनिक अभिक्रिया है, द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। लेकिन इसमें एक हमने बात की थी कि भी पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं। तो पुराने बॉन्ड टूटते क्यों हैं और नए बॉन्ड बनते क्यों हैं? तो उसका बहुत सिंपल सा रीजन है कि स्टेबिलिटी, है ना। हर स्पीसीज स्टेबल होना चाहती है और सबके स्टेबल होने के तरीके अलग अलग हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्टेबल होने का तरीका है कि वो अपने एनर्जी को लीस्ट कर देते हैं, है ना। वो एक ऐसे स्टेट पाना चाहते हैं जहां पर उनकी एनर्जी मिनिमम हो जाए, और जब एनर्जी मिनिमम हो जाती है तो उनकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो जाती है। तो ऑर्गेनिक रिएक्शन में एक्चुअल में क्या होता है, बोलो? ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। बॉन्ड टूटते हैं और बनते हैं। टूटते कौन से वाले हैं? पुराने वाले। बनते कौन से वाले हैं? नए वाले। अब बात आती है कि ये बॉन्ड बने ही क्यों थे जब इनको टूटना था, तो, है ना। अगर कोई बॉन्ड टूट रहा है तो वो बॉन्ड बना ही क्यों था? तो बॉन्ड बना ही क्यों? तो सिंपल सी बात है कि स्टेबिलिटी गेन करने के लिए बना था। टूट क्यों रहा है? क्योंकि नया बॉन्ड जो बनने वाला है वो उससे भी ज्यादा स्टेबल बन रहा है ना। तो पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं ताकि पहले से ज्यादा स्टेबिलिटी गेन कर सके। कभी भी कोई भी ऐसी रिएक्शन होती ही नहीं है जहां पर कि मोर स्टेबल से लेस स्टेबल कोई स्पीसीज बन रही हो, है ना। हमेशा लेस स्टेबल से मोर स्टेबल स्पीसीज बनेगी तो ही रिएक्शन होगी, नहीं तो रिएक्शन होगी ही नहीं, है ना। तो यहां पर बॉन्ड टूटते हैं और बॉन्ड टूट रहे हैं तो सिंपल सी बात है कि भी अपने आप तो टूटेंगे नहीं। पड़े पड़े उनको एहसास तो होगा नहीं कि यार मेरे को टूट जाना चाहिए, मुझे नया स्टेबल बॉन्ड बनाना है। उनको कोई ना कोई तोड़ने वाला आएगा, उनको कोई ना कोई तोड़ने वाला आएगा। जैसे एक सिंपल सी कहानी में बताया कि भाई दो पार्टनरशिप का एक सीन बताया था मैंने कि दो के बीच में पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप किसने, दो ने क्यों की? कोई दोस्ती निभाने के लिए पार्टनरशिप नहीं करता है ना। हर कोई अपने स्टेबिलिटी के लिए पार्टनरशिप करता है। कोई अगर किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहा है तो फायदे के लिए कर रहा है। तो दो लोगों ने आपस में पार्टनरशिप की, किस चीज के लिए? ताकि वो स्टेबल हो सके, ठीक है। पार्टनरशिप का मतलब उनके बीच में बन गया कोवलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बना? कोवलेंट बॉन्ड। अब पार्टनरशिप हो गई, बढ़िया कोवलेंट बॉन्ड बन गया। लेकिन बाहर से कोई तीसरा आदमी आकर के उन दोनों पार्टनर में से किसी एक को, दोनों पार्टनर में से किसी एक को अगर क्या करेगा, प्रपोजल देगा कि भाई मेरे साथ अगर पार्टनरशिप करोगे तो इससे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो क्या होगा? पुरानी वाली पार्टनरशिप टूटने लग जाएगी और नई वाली पार्टनरशिप बनने लग जाएगी। यही सारा खेल होता है किसमें? ऑर्गेनिक में। पुराने बॉन्ड टूटते कब है? जब बाहर से कोई अटैकिंग रिएजेंट आता है। तो एक तो हमें यहां पर बॉन्ड फिजन पढ़ने, बॉन्ड का टूटना क्या कहलाता है? बॉन्ड फिजन, या फिर इसको हम बॉन्ड क्लीवेज भी कहते हैं। बॉन्ड क्लीवेज। बॉन्ड टूटेगा कब? जब बाहर से कोई बंदा आएगा। जब बाहर से कोई बंदा आएगा, बाहर से जो बंदा आएगा उसको क्या बोलते हैं? अटैकिंग रिएजेंट, है ना। क्या बोलते हैं बेटा? अटैकिंग रिएजेंट, जिसको हम बोलते हैं आक्रमणकारी अभिक्रमक।
क्या बोलते हैं? आक्रमणकारी अभिकर्मक। तो अटैकिंग रिएजेंट क्या करेगा बेटा? अटैक करेगा, जिससे बॉन्ड टूटेंगे, है ना। अटैकिंग रिएजेंट के अटैक करने के बाद जब बॉन्ड टूटेगा तो बॉन्ड टूटने से हमें मिलेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, अभिक्रिया मध्यवर्ती। जब कभी भी पुराना बॉन्ड टूटेगा तो पुराने बॉन्ड के टूटने के बाद, जैसे किसी ने अगर पुरानी नौकरी छोड़ी है तो कंपनीज के रूल्स होते हैं कि जब आप पुरानी कंपनी छोड़ोगे तो 1 महीने का नोटिस देके छोड़ोगे। और जो 1 महीने का नोटिस होता है उसमें वो नई जॉब ज्वाइन नहीं कर सकता और पुरानी जॉब में वो होता नहीं है ना। उस 1 महीने में बड़ा एक्टिव रहता है, वो बहुत भाग दौड़ करता है कि फटाफट पुराने वाले एनओसी दे दें कि हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि नई जगह ज्वाइन करेगा, फटाफट नई कंपनी वाले ज्वाइनिंग दे दें। बहुत रिएक्टिव होता है, बहुत भागदौड़ करता है। वो भागदौड़ वाली स्पीसीज कौन सी है? रिएक्शन इंटरमीडिएट। कि बॉन्ड टूट गया, बॉन्ड टूटने के बाद अब पुराना बॉन्ड तो टूट चुका है और नया बॉन्ड बना नहीं है, तो जो बीच की स्टेट है वो कौन सी है? रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट बनने के बाद लास्ट में प्रोडक्ट बन जाता है, नया प्रोडक्ट बनता है। और नया प्रोडक्ट बनने के बाद वो नई कंपनी में काम कैसे करता है, वहां उसकी मैकेनिज्म स्टार्ट होती है ना। वहां पर हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के बारे में, किस तरह से अपना काम कर रहा है स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। क्या होगा वो? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो है या फिर इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट जो है, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट कह रहे तो ज्यादा बेटर लगेगा। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट्स, तो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट कैसे कैसे होते हैं? पहला होता है आपका, हम पढ़ेंगे इसमें एक इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा हम पढ़ेंगे रेजोनेंस, तीसरा हम पढ़ेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन, और चौथा हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इनमें से जो 3 इफेक्ट है स्टार्टिंग के, कौन कौन से? इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन। ये तीनों परमानेंट इफेक्ट है, हमेशा काम करेंगे। ये कैसे? परमानेंट इफेक्ट। और ये जो इफेक्ट है चौथा, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ये टेम्परेरी इफेक्ट है ना। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट अकेला ऐसा इफेक्ट है जो टेम्परेरी होता है, बाकी सारे के सारे इफेक्ट परमानेंट होते हैं। क्वेश्चन बन जाता है कई बार कि इनमें से कौन सा इफेक्ट टेम्परेरी है ना। तो आपको ध्यान रखना कि एक ही इफेक्ट टेम्परेरी होता है, कौन सा? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। उसके अलावा सारे इफेक्ट जो होते हैं वो परमानेंट होते हैं। बात समझ आई? तो पूरी कहानी समझ में आई आपको? क्या क्या आपको पढ़ना है? ऑर्गेनिक की मैकेनिज्म यही है। ऑर्गेनिक रिएक्शन होती क्या है? बॉन्ड का टूटना और बनना। कौन से बॉन्ड टूटेंगे? पुराने वाले। कौन से बॉन्ड बनेंगे? नए वाले। पुराने बॉन्ड क्यों टूटेंगे, नए बॉन्ड क्यों बनेंगे? ताकि लेस स्टेबल से मोर स्टेबल स्पीसीज बन सके, है ना। बॉन्ड क्या अपने आप टूटेगा? नहीं टूटेगा। कौन तोड़ेगा? अटैकिंग रिएजेंट। अटैकिंग रिएजेंट बॉन्ड तोड़ने के बाद क्या बनाएगा? इंटरमीडिएट्स, मध्यवर्ती। सबसे रिएक्टिव अगर आपसे पूछें कि स्पीसीज कौन सी होती है, अटैकिंग रिएजेंट होता है या इंटरमीडिएट होते हैं, या रिएक्टेंट होते हैं या प्रोडक्ट होते हैं? इंटरमीडिएट। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? इंटरमीडिएट, है ना। क्योंकि पुराना बॉन्ड जो था वो स्टेबल था, लेस स्टेबल था, भले ही स्टेबल था। नया बॉन्ड जो बना है वो भी स्टेबल है, यानी रिएक्टेंट भी स्टेबल है, प्रोडक्ट भी स्टेबल है। रिएक्टेंट लेस स्टेबल है, प्रोडक्ट मोर स्टेबल है। और बीच में जो बन रहा है कौन? इंटरमीडिएट। ये रिएक्टिव है, ये स्टेबल कभी नहीं हो सकता।
क्योंकि अगर ये स्टेबल हो गया तो प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं, है ना। तो इंटरमीडिएट हमेशा क्या होगा बेटा, रिएक्टिव होगा। समझ गए बात को। तो ये समरी है कि हमें पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। हम बॉन्ड फ्यूजन पढ़ेंगे, हम टाइप्स ऑफ अटैकिंग रिएजेंट पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट्स पढ़ेंगे, और बाद में जाकर के हम इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, रेजोनेंस क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, और इनकी एप्लीकेशंस क्या होती हैं, इनकी एप्लीकेशंस क्या होती हैं, कि अप्लाई कहां पर होते हैं। समझ गए बात को। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कहां से, बॉन्ड क्लीवेज से। कॉपी कर लो उसको। तो सबसे पहले क्या पढ़ना है हमें, बॉन्ड क्लीवेज। बॉन्ड क्लीवेज क्या है, द ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स, द ब्रेकिंग ऑफ bonds in the presence of अटैकिंग रिएजेंट। अच्छा, एक बात ध्यान रखना बेटा कि जरूरी नहीं कि हमेशा अटैकिंग रिएजेंट हो। कभी कभी बॉन्ड क्लीवेज जो है ना वो हाई टेम्परेचर के कारण, सनलाइट के कारण, है ना, अदर फैक्टर्स के कारण भी हो सकता है ना, लेकिन मोस्टली अटैकिंग रिएजेंट की वजह से होता है। अब बॉन्ड क्लीवेज दो तरह का होता है, एक होता है होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज और एक होता है हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज, है ना। हिंदी में इनको कहते हैं बंधुओं का समांश विलयन और बंधुओं का विषमांश विलयन, समांश और विषमांश, होमो एंड हेट्रोलाइटिक। होमो का मतलब क्या होता है बेटा, सेम। हेट्रो का मतलब डिफरेंट, या बोल सकते हैं होमो का मतलब इक्वल, हेट्रो का मतलब अनइक्वल। तो होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज क्या होता है, देखो मैंने बोला कि पार्टनरशिप टूटेगी। अब पार्टनरशिप तोड़ने के दो तरीके होते हैं, एक ईमानदारी से और एक बेईमानी से। ईमानदारी से क्या होता है कि भी बैठ करके भी ठीक है, तुम्हारा हिस्सा तुम ले जाओ, मेरा हिस्सा मैं ले लेता हूं, बात खत्म। और एक होता है कि भाई मैं लेके जा रहा हूं, जो है मेरे पास कोई हिसाब किताब नहीं है। होता ना, व्यक्ति दो प्रकार के होते हैं। एक तो है कि भी रिश्ते को खत्म करता है तो भी तरीके से बैठ करके तसल्ली से बात करके कि भविष्य में भी कभी हम आपस में मिले तो अच्छे से मिले। और एक कैसा होता है कि बोला मेरा काम खत्म ना, निकल रहा है, लालची व्यक्ति, उसको ये फर्क नहीं पड़ता कि भविष्य में कभी मिलेगा तो कैसे टकराएगा, है ना। तो बेईमानी और ईमानदारी, जहां ईमानदारी है वो कौन सा है, होमोलाइटिक, जहां बेईमानी है कौन सा है, हेट्रोलाइटिक, है ना। अब ये सब किस पे डिपेंड करता है, ये सब डिपेंड करता है आने वाले अटैकिंग रिएजेंट पे। आने वाले, बाहर वाला कौन आया था भड़काने के लिए, उसका बड़ा इन्फ्लुएंस होता है। अगर बाहर वाले व्यक्ति ईमानदार है तो यहां पर ईमानदारी ही चलेगी। बाहर वाले व्यक्ति बेईमान है, लालची है ना, तो वहां पर बेईमानी चलेगी। अभी ईमानदार और बेईमान और लालची ये सब स्पीसीज हैं, भी आएंगी, है ना। देखते जाओ। होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज क्या होता है, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है कि अगर दो स्पीसीज के बीच में बॉन्ड बना है, ये बॉन्ड इस तरह से टूटे, ये बॉन्ड इस तरह से टूटे कि बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स, भाई एक बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स दोनों एटम पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। यानी एक इलेक्ट्रॉन ए के पास चला जाए और एक इलेक्ट्रॉन बी के पास चला जाए। एक इलेक्ट्रॉन किसके पास चल जाए, ए के पास, और एक इलेक्ट्रॉन बी के पास। ए का इलेक्ट्रॉन ए के पास, बी का इलेक्ट्रॉन बी के पास, कोई बेईमानी नहीं। तो उसको बोलते हैं होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। क्या बोलते हैं, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। तो होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज क्या होता है
कि इफ द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर इक्वली distributed between the two atoms. बॉन्ड टूटने के बाद अगर जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बराबर बराबर हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? होमोलैटिक बॉन्ड क्लीवेज। बात समझ आ रही है? ये जो इससे स्पीसीज बनी है जहां पर एक इलेक्ट्रॉन आया है, इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल, मुक्त मूलक। क्या बोलते हैं बेटा? मुक्त मूलक, फ्री रेडिकल। तो इस तरह का बॉन्ड क्लीवेज क्या बनाता है? इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स, है ना? फ्री रेडिकल्स बनाता है ना? फ्री रेडिकल्स क्या है डिटेल में हम पढ़ेंगे अभी रिएक्शन इंटरमीडिएट में। तो फ्री रेडिकल बनाएगा। ये कब कब होता है? ये कब कब होता है? तो एक बात ध्यान रखना, फ्री रेडिकल के बारे में हम एक टर्म यूज करेंगे, फ्री रेडिकल ईमानदार स्पीसीज है। जो मैंने ईमानदार आदमी की बात की थी ना, तो ईमानदार कौन है? फ्री रेडिकल। वो केवल अपना हिस्सा अपने पास लेके बैठा है, अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास लेके बैठा है, दूसरे का नहीं लेके बैठा। तो स्पीसीज कैसी है? ईमानदार, ऑनेस्ट। अब हॉनेस्ट मैंने क्या बोला? ईमानदारी से बॉन्ड तभी टूटेगा जब आने वाला भी, अटैक करने वाला भी ईमानदार हो। ईमानदार का मतलब मैंने क्या बोला? फ्री रेडिकल। तो ये बॉन्ड क्लीवेज कब होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ ईमानदार। कौन ईमानदार? इन द प्रेजेंस ऑफ फ्री रेडिकल। अगर फ्री रेडिकल अटैक कर रहा है तो फ्री रेडिकल ही बनेगा, क्योंकि फ्री रेडिकल क्या है? वो अपना इलेक्ट्रॉन लेके आया है ना? वो क्या बोल रहा है कि भाई ठीक है पार्टनरशिप करेंगे, तो मैं मेरा पैसा लगाऊंगा, तू तेरा पैसा लगाना, एक्स्ट्रा पैसा लाने की जरूरत नहीं है। और बेईमानों को हम अपने साथ रखते नहीं है ना? तो फ्री रेडिकल अगर अटैक कर रहा है तो क्या होगा? फ्री रेडिकल ही बनेगा, या बॉन्ड क्लीवेज, होमोलैटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा। क्योंकि ये तो एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, दूसरे से भी क्या बोलेगा कि तू भी अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आना, ताकि तेरे एक इलेक्ट्रॉन मेरा एक इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड बना लें, है ना? तो फ्री रेडिकल की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल ही बनेगा। दूसरा, ईमानदारी अंधेरे में होती है कि उजाले में होती है? ईमानदारी के काम उजाले में होते हैं, बेईमानी के काम अंधेरे में, पर्दे के पीछे। तो बेईमानी के लिए पर्दे के पीछे, ईमानदारी खुलेआम होती है। तो ईमानदारी खुलेआम होती है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो होती है ये बॉन्ड क्लीवेज कब हो सकता है? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, या फिर हम बोले सनलाइट का भी कौन सा पार्ट काम में आता है? यूवी रेज। तीसरा, इन द प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर। कभी भी कोई रिएक्शन अगर आपको हाई टेम्परेचर पे होती हुई दिख रही है, कहां दिख रही है? हाई टेम्परेचर पे होती हुई, तो वहां पर 100% फ्री रेडिकल बनेगा, है ना? तो इन द प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर, तो हाई टेम्परेचर की प्रेजेंस में हो, यूवी रेस की प्रेजेंस में हो, या फिर फ्री रेडिकल की प्रेजेंस में हो, या फिर बोथ द एटम्स या बोथ द ग्रुप्स आर ऑफ सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर दोनों ही ग्रुप्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? सेम है,
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब इलेक्ट्रॉन गेटिविटी, इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर। अब दोनों बंदे हैं, दोनों बराबर पावर रखते हैं, तो जब दो बराबर पावर वाले बंदों के बीच में पार्टनरशिप होती है तो हर कोई बेईमानी करने से पहले 2 बार सोचता है, क्योंकि जब 2 पावरफुल होते हैं ना, तो 2 पावरफुल में हर किसी को लगता है कि ये मेरे से ज्यादा पावरफुल है ना। जब एक दबने वाला होता है और दूसरा पावरफुल होता है, उसको पता होता है कि ये दब्बू है, कुछ नहीं कर सकता मेरा, दूसरे को पता है कि ये खाएगा ही खाएगा। लेकिन अगर दोनों बराबर दम रखते हैं, तो दोनों बराबर दम रखने वालों में उसको लगता है कि यार ये मेरे से ज्यादा पावरफुल, इसको लगता है ये मेरे से ज्यादा पावरफुल है, तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, होमोलैटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है। लेकिन यहां पर भी बेईमानी हो सकती है अगर अटैक करने वाला बहुत बड़ा बेईमान है। अटैक करने वाला बहुत बड़ा बेईमान है। हम देखेंगे आगे रिएक्शंस के अंदर क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है। एक क्लोरीन दोनों इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया, है ना, जबकि दोनों सेम पावर के हैं, दोनों सेम पावर के हैं। लेकिन भाई भाई के बीच में भी झगड़ा हो जाता है जब बाहर वाला बहुत खुरापाती दिमाग का हो, है ना। तो हम पढ़ेंगे ऐसे केस भी जहां पर कि सेम टाइप के एटम है लेकिन उनके बीच में होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज नहीं हो रहा है, हेटेरोलाइटिक। वो एक्सेप्शनल केसेस हैं, वो अटैकिंग रिएजेंट पर डिपेंड करता है। अगर कोई अटैकिंग रिएजेंट नहीं है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा। समझ गए बात को, है ना। तो होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज समझ में क्या होता है। होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज क्या होता है, जहां पर 2 एटम्स के बीच में जब बॉन्ड टूट रहा है तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने से क्या होगा, सबके पास, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो फ्री रेडिकल बनेंगे। फ्री रेडिकल बनेंगे तो कब बनेंगे, जब अटैकिंग रिएजेंट भी फ्री रेडिकल हो, या फिर सनलाइट हो, या फिर यूवी रेज हो, या फिर हाई टेम्परेचर हो, या फिर सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, है ना। तो ये सारे केस हैं जहां पर कि हमारे पास होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज हो सकता है। क्लियर है बात। तो आपको रिएजेंट देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि रिएक्शन के मैकेनिज्म क्या होगी। ठीक। सेकंड आता है हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज, हेटेरो का मतलब अनइक्वल, डिफरेंट। तो जब 2 एटम्स के बीच में बॉन्ड टूटे और बॉन्ड इस तरह से टूटे कि दोनों इलेक्ट्रॉन शेयरिंग वाले कोई एक लेके भाग जाए तो उसको क्या बोलते हैं, हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज, है ना। ए और बी के बीच में बॉन्ड टूटा और कोई एक दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके चला गया, जिससे इलेक्ट्रॉन चले गए वो हो गया गरीब और जो इलेक्ट्रॉन को लेके भागा वो हो गया अमीर। लेकिन ये गरीबी और ये अमीरी बेईमानी वाली ये कुछ टाइम के लिए रहती है, कुछ टाइम के लिए रहती है, कुछ टाइम बाद वो भी स्टेबल हो जाता है, वो भी स्टेबल हो जाता है। यानी हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज कब होता है, क्या होता है, व्हेन बोथ द इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड pair electrons are transferred on a single atom। तो अगर एक ही एटम के पास दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाए तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज, बंधों का विषमांश विलयन। ठीक है। इससे क्या बन रहे हैं, इससे आयंस बन रहे हैं, है ना। तो इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ आयंस। लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ आयंस। आयंस बनाते हैं। क्या बनाते हैं, आयंस। अब आयंस में अगर कार्बन है
और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो उसको कार्बोकैटायन बोल देते हैं, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है तो उसको कार्बोनाइन बोल देते हैं। ये कब होगा? ये कब होगा? पहली कंडीशन तो हमेशा ये तब होगा जब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट हो, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट हो। इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बोथ द एटम्स इज डिफरेंट। लेकिन यहां भी एक बात ध्यान देना, यहां पर भी अटैकिंग रिएजेंट का इन्फ्लुएंस बहुत बढ़िया रहता है। अगर अटैक करने वाला ईमानदार है तो भले इनके खून में बेईमानी बसी हो तब भी ये ईमानदारी शो करेंगे। मतलब ईमानदार कौन है? फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल अगर अटैक करेगा तो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वालों के बीच में भी होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज हो सकता है ना। मतलब आप किस तरह के आदमी के संगत में हो उसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। बेईमानों के संगत में रहोगे तो लाइफ में बेईमानी बनोगे, ईमानदारों के संपर्क में रहोगे तो लाइफ में ईमानदारी बनोगे। थोड़ा और दूर हो जाओ। अब तूने अपना आपको क्या माना? होने वाली बात इन्फ्लुएंस, आप जैसे लोगों के टच में रहते हैं वैसे बन जाते हैं। तो अगर फ्री रेडिकल अटैक करेगा तो होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा। और अगर कोई आयन अटैक कर रहा है, कौन अटैक कर रहा है? आयन। आयन अटैक करने का मतलब क्या हुआ? और कब हो सकता है? इन द प्रेजेंस ऑफ एनी आयनिक स्पीसीज। आयनिक स्पीसीज क्या होती है? या तो कैटायन या एनायन, या तो पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन क्या होगा? पॉजिटिव आयन क्या होगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। कमी है तो अगले को क्या बोलेगा कि मेरे पास है नहीं भाई, तू लेके आना, तेरे भी तो लेके आना, मेरे भी तू ही लेके आना। मतलब समझ रहे हो कि पूरी बेईमानी करके आना। नेगेटिव आयन क्या करेगा? नेगेटिव आयन क्या होता है? जिनके पास इलेक्ट्रॉन पहले से ज्यादा होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो क्या बोलेगा? तेरे को लाने की जरूरत नहीं है। ये अगले को मौका देता है कि तू बेईमानी कर ले, लेकिन बेईमानी तो होगी। तो नेगेटिव आयन या पॉजिटिव आयन, है ना, देखो जिसके पास बहुत कम हो उससे भी दूर रहना चाहिए, जिसके पास बहुत ज्यादा हो उससे भी दूर रहना चाहिए, है ना। और ये क्या है कि जो टीनेज ग्रुप होता है इसके लिए एक बहुत परफेक्ट एग्जाम्पल है। मतलब कि भी हमारे पिताजी भी कहा करते थे कि भाई कभी भी अपने से बहुत नीचे से या अपने से बहुत ऊंचे से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। कभी भी अपने से उम्र में बहुत छोटे और अपने से उम्र में बहुत बड़े आदमी को दोस्त नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि अगर उम्र में बहुत छोटा होगा आपका दोस्त तो आप उसे बिगाड़ोगे, और उम्र में अगर वो बहुत बड़ा होगा आपसे तो वो आपको बिगाड़ेगा। दोस्ती ज्यादातर कैसी होनी चाहिए? हम उम्र होनी चाहिए, है ना। वे होता है ना, अगर भाई उम्र में बड़ा है तो छोटे को दबाएगा, अगर उम्र में छोटा है तो बड़े से दबेगा। लेकिन अगर बराबर वाले के साथ दोस्ती होगी तो क्या होगा? ना तो वो दबेगा, ना वो दबाएगा, ना वो गलत काम करेगा, ना वो गलत काम करने देगा, है कि नहीं। अगर आपके दोस्ती किसी बड़े अपने से बड़े उम्र के, बहुत बड़े उम्र के आदमी के साथ है तो क्या होगा? वहां पे उसका इन्फ्लुएंस हमेशा ज्यादा रहेगा। तो अगर वो कुछ गलत भी कर रहा है तो आप उसको गलत के लिए टोक नहीं सकते, क्योंकि वो आपसे उम्र में बहुत बड़ा है। छोटे से दोस्ती करोगे और आप गलत कर रहे हो तो छोटा आपको रोक नहीं सकता, क्योंकि वो समझेगा कि अरे तो बड़ा है, इसका तो एक्सपीरियंस ज्यादा है, तो ये गलत कर रहा है तो ये भी सही होगा, तभी कर रहा है। लेकिन अगर सेम एज के होंगे तो क्या होगा कि वहां पर अगर गलत कर रहा है तो वो बोलेगा कि हक से बोलेगा कि भाई गलत है, ये नहीं करना है। सही कर रहा होगा तो बोलेगा बिल्कुल हाँ ये सही है। और दोस्ती ये तो होती है, गलत और सही बताने वाला दोस्त होता है। अगर कोई ऐसा आपका दोस्त है ना जो आप कुछ गलत कर रहे हो और वो रोक नहीं रहा है,
तो आपका दोस्त हो ही नहीं सकता। और अगर कोई ऐसा दोस्त है कि आप सही कर रहे हो लेकिन आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, वो भी आपका दोस्त नहीं हो सकता, है ना। दोस्ती की सही डेफिनेशन क्या होती है? जो गलत काम पर रोके, टोके और सही काम पर पीठ थपथपाए, है ना। अगर आप कुछ लाइफ में अचीव कर रहे हो, बहुत सारे होते हैं, मतलब हमारा तो अनुभव है कि लाइफ में कुछ अचीव किया तो दूसरा दो कैटेगरी के दोस्त मिलते हैं। एक दोस्त मिलता है, भाई मजा आ गया यार, तूने ये अचीव कर लिया। दूसरा आता है, जब आप उसको अपनी अचीवमेंट बताओगे ना तो उसका मुंह का रंग उतर जाता है, बोलने को वो हमारा दोस्त होता है ना, लेकिन आपकी अचीवमेंट में कभी खुश नहीं होगा वो। तो समझ लेना कि जिस टाइम आप गलत कभी ऐसे मोड़ पे हो कि जहां पर आपको कोई बचाने वाला चाहिए, तो वो तो कभी नहीं होगा, वो लात मारने जरूर आएगा कि डूब जा। और ऐसा दोस्त हमेशा सबसे पहले आएगा कि भाई मैं तेरा सबसे खास हूं, लेकिन वो कभी खास नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। तो अपने आसपास के सर्किल के आचरण से पहचान जाना चाहिए कि यार ये मेरा खास है या नहीं है। और ये कोई पैसों से खरीद जाने वाली चीजें नहीं है, ये चीजें क्या है कि आपसी बिहेवियर से आती हैं। और दोस्ती में तो आपको पता है, मैंने एक थ्योरी बताई थी लाइक डिजोल्व लाइक वाली, तो जो जैसा होता है उसको वैसा दोस्त मिलता है ना। तो अगर आप बहुत ज्यादा सेल्फिश हो तो आपको दोस्त भी बहुत सारे सेल्फिश ही मिलेंगे। अगर आप थोड़ा लोगों के प्रति काइंडनेस रखते हो, दूसरों के प्रति आपके दिल में थोड़ा बहुत भी काइंडनेस है ना, काइंड पीपल को काइंड पीपल मिलते ही है, उसको सेल्फिश भी मिलेंगे, लेकिन एक व्यक्ति दो व्यक्ति तो कम से कम ऐसे होंगे जो काइंड मिलेंगे उसको। और दोस्ती के बारे में एक और चीज याद रखना हमेशा कि जिसके बहुत सारे दोस्त हैं उसका कोई दोस्त है ही नहीं। दोस्त एक मिल जाए ना, एक तो बहुत किस्मत वाला होता है, एक मिल जाए तो, एक दोस्त भी मिल गया तो बहुत किस्मत वाला है। सुदामा को कृष्ण मिले थे, कृष्ण को सुदामा मिले थे, वो भगवान थे, उनको भी एक ही दोस्त मिला, है ना। तो दोस्त अपन कहते हैं ना जिनको, वो हमारे पहचान वाले हैं जिनको बोलते हैं वो भी मेरा दोस्त है, वो मेरा दोस्त है, वो मेरा दोस्त है, सारे मेरे दोस्त हैं, मेरे इतने सारे दोस्त हैं, मेरे फेसबुक पे 5000 दोस्त हैं, मेरे भी हैं, मैं अब किसी को रिक्वेस्ट नहीं भेज सकता, किसी से एक्सेप्ट नहीं कर सकता, फुल हो गया। लेकिन दोस्त नहीं है, वो हमारे पहचान वाले हैं। तो पहचान वाले में और दोस्त में डिफरेंस होता है, समझ ना क्या डिफरेंस होता है। पहचानना कैसे कि हाँ यही दोस्त है, ऐसा थोड़ी मिलेगा हर कोई। दोस्ती क्या होती है, स्कूल में पढ़ते थे अलग दोस्त थे, LKG HKG UKG, 5वीं तक कोई अलग दोस्त थे, 10 तक कोई अलग दोस्त थे, 11 12th में अलग दोस्त बन गए, अब कुछ अलग दोस्त बन गए, कल को कोई जाएगा वहां अलग दोस्त बन जाएंगे, है ना। फिर ब्याह हो जाएंगे, फैमिली हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, सांसारिक मोह माया में घुस जाओगे, फिर कोई और दोस्त होगा, है ना। लेकिन वो सारे दोस्त नहीं, वो सब कौन है, पहचान वाले हैं। जो वो LKG से लेकर के और वहां तक बैठा होगा ना, वो दोस्त होगा। बाकी तो सब नए नए आने को कौन है, सब कौन है, पहचान वाले। रोज जान पहचान नहीं बढ़ती है, ये मत बोलो कि हम रोज नए दोस्त बनाते हैं, हम रोज अपनी जान पहचान बढ़ाते हैं कि तू मुझे पहचान, मैं तुझे पहचान। समझिए बात को। चलिए आते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनी आयनिक स्पीसीज। कोई भी आयनिक स्पीसीज अगर है, कोई भी आयनिक स्पीसीज है, मतलब समझिए ना, जिसके पास या तो कम है या बहुत ज्यादा है। जिसके पास कम है वो कौन है, कैटायन। जिसके पास ज्यादा है वो कौन है, एनायन। ज्यादा वाला होगा तो वो भी बेईमानी कराएगा, कम वाला होगा तो वो भी बेईमानी कराएगा, यानी वहां पर हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज ही होगा, है ना। तो हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज इन द प्रेजेंस ऑफ एनी आयनिक स्पीसीज। तीसरा, इन डार्क, अंधेरे में, है ना। अभी हमने बोला उजाले में क्या होता है, ईमानदारी, और बेईमानी कहाँ होती है, अंधेरे। तो डार्क में कोई रिएक्शन हो रही है तो हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। और इन द प्रेजेंस ऑफ
in the presence of any Lewis acid or base. लुईस एसिड या बेस की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन हो रही है, अटैक कर रहा है कोई, तो वहां पर भी हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा। लुईस एसिड का मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, लुईस बेस का मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, वही कैटेगरी है। बट डिफरेंस ये होता है कि इनके ऊपर चार्ज नहीं होता, इनके ऊपर चार्ज नहीं होता, गुन्ने होते हैं, दिखाते नहीं कि देख मैं ऐसा हूं, मेरे पास बहुत कमी है, लेकिन होती है ना। पढ़ेंगे अपन, अच्छे अच्छे घर टूट जाते हैं ऐसे से। क्लोरीन का घर तोड़ देता है AlCl3, है ना, AlCl3 अंदर ही अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, लेकिन किसी को दिखाता नहीं, कोई चार्ज नहीं होता उसके ऊपर। लेकिन जैसे मौका मिलता है तो क्लोरीन सबसे बढ़िया भाई का रिश्ता उनके बीच में दरार तोड़ देता है, एक Cl- और एक Cl+, है ना। तो लुईस एसिड या लुईस बेस की प्रेजेंस में कोई रिएक्शन होगी तो वो भी हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा बॉन्ड क्लीवेज, होमोलाइटिक एंड हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज।